ان کی فوج بھی بڑی ہے، ان کی ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس اکارڈنگ ٹو دیم بڑی ہے، ان کا سرویلنس سسٹم بھی شاید ہم سے بہتر ہے، اور ایکسپینسز بھی اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں۔ یہی چیز ہمارے اوپر ایلیگیشن لگتی ہوتی ہے جب ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अक्सर हमेशा ही जिस तरह भारत के साथ पाकिस्तान की तुलना करने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान अब भारत के मुकाबले में कहीं भी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह इस्लाम के नाम पर लोगों को कट्टरता परोसी और मदरसों पर ज़्यादा पाकिस्तान ने ध्यान दिया, उसका नतीजा आज यही है कि पाकिस्तान दुनिया भर में हर जगह पिछड़ चुका है। जिस तरह इंडिया अब आए दिन IT के मामले में तरक्की कर रहा है, और खासकर अब भारत के फोरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को ताना मारते हुए जिस तरह कहा था कि भारत IT का एक्सपर्ट है, वही पाकिस्तान टेररिज्म का एक्सपर्ट है। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक तरह से तहलका सा मच चुका था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस पर आए दिन भारत और पाकिस्तान को लेकर चर्चा करता ही रहता है। लेकिन पाकिस्तान अब हर मामलों में पिछड़ता हुआ जा रहा है, और जिस तरह अब पिछले कुछ सालों से इंडियन आर्मी भी अपनी ताकत को आए दिन बढ़ाती हुई जा रही है, और जिस तरह इंडियन आर्मी को नए नए लेटेस्ट वेपन दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान के और चाइना के दोनों के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और IT के मामले में भी भारत अब काफ़ी तरक्की कर चुका है, और जिस पर पाकिस्तानी मीडिया आए दिन चर्चा करता है। तो दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो है, कमर चीमा को देखिए, एक भारतीय IT एक्सपर्ट ने किस तरह से हर एक बात का करारा जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छा है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जब पाकिस्तान से ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर इसाक खटक, आपने बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और मैं साथ साथ ये भी बताती चलूं कि सर का ताल्लुक ISI से भी रहा है, जिसका हमेशा इंडिया में एक शोर सा मचा रहता है। तो इस वजह से भी ये जो है सर को अक्सर लोग जानते हैं। सर का इस किस्म की बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कश्मीर में। और आपके ख्याल से कई बार ऐसा हो चुका है कि हमने देखा कि बॉर्डर क्रॉस करके लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो कुछ अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं। तो आपके ख्याल से ये पाकिस्तान से अगर हो रहा है, और जाहिर है कि बहुत बार इंडिया ने कंप्लेन की है, इन चीज़ों को हम रोक क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आप खुद भी फौज में रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या सिचुएशन होती है बॉर्डर की। अच्छा आरजू, पहली बात तो ये है कि कश्मीर बॉर्डर तो उनके टोटल कंट्रोल में है। उन्होंने फेंसिंग वहाँ पर की हुई है, उनकी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर हुई हुई है, तो कंट्रोल तो उनको भी करना पड़ेगा। और अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि कोई ग्रे एरिया बीच में एग्जिस्ट करता है, कोई ग्रे मैटर है, या शायद उन एरियाज को कंट्रोल करना मुश्किल है दोनों ममालिक के लिए। उनकी फौज भी बड़ी है, उनकी टेक्नोलॉजी भी उनके पास अकॉर्डिंग टू देम बड़ी है, उनका सर्वेलेंस सिस्टम भी शायद हमसे बेहतर है, और एक्सपेंसेस भी उसके ऊपर वो कर रहे हैं। यही चीज़ हमारे ऊपर एलिगेशन लगती होती है जब हम अफगानिस्तान को देखते हैं। वो कहते हैं जी फेंसिंग आपने की हुई है, आर्मी आपने डिप्लॉय की हुई है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने डिप्लॉय की हुई हैं, तो आप कंट्रोल करें ना अपना निज़ाम। तो हम यही जवाब उनको दे सकते हैं कि आप अपना जो बॉर्डर क्रॉसिंग मैकेनिज़्म है उसको इम्प्रूव करें। और कश्मीर का डिफ़िकल्ट टेरेन है। डिफ़िकल्ट टेरेन इस तरह है कि वहाँ आपके दूसरा जो हमारा पाकिस्तान इंडिया का फेंस्ड बॉर्डर है, डाउन साउथ स्टार्टिंग फ्रॉम सियालकोट नीचे लेते जाएं, तो वो सारे का सारा तो प्लेन टेरिटरी है। वहाँ पर फेंस अच्छी खासी ऊंची है, लाइटिंग सिस्टम है, मैंड है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको मॉनिटर किया जाता है, इसलिए वहाँ पर मुश्किलात होती हैं। लेकिन जो कश्मीर है, कश्मीर में आपको पहाड़ी सिलसिले हैं बहुत डीप और बड़े हाइट वाले दोनों तरफ। यानी एक तरफ अगर आप दरिया बह रहा है, बीच में नाले बह रहे हैं दरिया, तो वो जो ग्राउंड है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी बॉर्डर क्रॉसर्स को, उनके लिए वो ज़्यादा सूटेबल होता है। और फिर रात की मूवमेंट होती है, और अगर वो कहते हैं कि ये टोटली फेंस्ड है तो फिर क्रॉस कैसे हो जाता है? तो सवाल काफ़ी सारे इसमें उभरते हैं। लेकिन दोनों तरफ देखें जी, बात यह है कि कश्मीर एक मसला है, इसको हम 70 साल से हल करने। अच्छा देखें, अभी वही वाली जो मैं बात कर रहा था, कश्मीर इशू को अगर हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर दोनों ममालिक हल करना चाहते हैं उसको, उन लोगों को भी उस अजाब से जान छुड़ाना चाहते हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं पिछले 70 सालों से, जो एक मुश्किल हालात में से गुजर रही है, वहाँ की आवाम भी और इंडियन हुकूमत भी
हम लोग भी, हम सारे दोनों फौजें, उधर भी नुकसान होता है, इधर भी नुकसान होता है। लेकिन अगर इस मसले को हल करना है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर 20 साल की जंग के बाद अमेरिका और तालिबान बैठ सकते हैं तो इस 70 साला नाराज़गियों के बाद पाकिस्तान, इंडिया क्यों नहीं बैठ के इस मसले को हल कर सकते। लेकिन शायद हम इस मसले को दोनों तरफ, मैं एक को नहीं ब्लेम करूँगा, दोनों तरफ की हुकूमतें, दोनों तरफ के लीडरान शायद इस मसले को हल नहीं करना चाहते। अगर करना चाह रहे होते तो फिर किस तरफ की विल पावर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, कौन ज़्यादा डिमांड करता है कि आके बैठे के इस मसले को यूएन की रेजोल्यूशन के हिसाब से हल करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज इट बाय नाउ। दुनिया सारी जानती है कि कौन बातचीत के लिए पहल करता है और कौन उस बातचीत में आगे नहीं आना चाहता। सो लेट्स स्टॉप दैट ब्लेम गेम। हाँ, अगर हल करना है तो आगे आकर किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन ले लें, यूनाइटेड नेशन की मीडिएशन ले लें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व कर दें। रीजनल सार्क आपका एक फोरम है जिसमें हम सारे बैठते होते हैं, जो एशियन साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनमें बैठ के इस मसले को हल करने की कोशिश करें। बिकॉज ये बायलैटरली, वो कहते हैं बायलैटरल हल होगा, लेकिन बायलैटरल 70 साल में नहीं हल हो सका, अगले 70 साल भी बायलैटरल में ये हल नहीं होगा। सो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि इस मसले को हल करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स यही होता है कि हम ना आपकी सुनते हैं ना हमारी आप इस तरह की सुने। लेट्स गेट अ मीडिएशन, थर्ड पार्टी मीडिएशन, ग्लोबली रिजॉल्व होते हैं इश्यूज इसी तरह, और आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है उन लोगों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को कि जो कि पार्टीजन नहीं होती हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है ना वो हमारे साथ फेवर करें ना उनके साथ फेवर करें, ग्राउंड रियलिटीज़ पे आ जाएं, उन ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए इस मसले को हल करने की कोशिश करें। सर कहा तो ये जाता है कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसमें साफ-साफ लिखा है कि किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है। उसके लिए पाकिस्तान को वो इलाका खाली करना होगा और उसके बाद ही पता लगेगा या वोटिंग होगी व्हाटएवर, उसका जो आगे का प्रोसेस है वो भी लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान को पहले इलाका खाली करना पड़ेगा, ये एक बात ये कही जाती है। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती, जिसका आप हिस्सा हैं और रहे भी हैं, कि क्योंकि इनके फंड्स कम हो जाएँगे, इतनी बड़ी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि भारत के साथ हमारा उस तरह से जो एक झगड़ा रहता है या एक अटैक का खतरा रहता है वो खत्म हो जाएगा। एक एलिगेशन या एक बात ये भी कही जाती है कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी यही होता है कि जी ये सिलसिला चलता रहे ताकि फंड्स मिलते रहें, और आर्मी जैसे कई बार कहा जाता है वैसे खा भी लेती है। करप्शन के केसेस भी कई सामने आए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो दुनिया में रहती हैं और रहेंगी। आपकी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो इन्हीं थ्योरीज के ऊपर अमल करते हैं। इंडिया भी यही एलिगेशन मैं उस तरफ भी लगा सकता हूँ जो आप इधर लगा रहे हैं। इंडिया को भी इतना बड़ा आर्मी की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को भी इतने एयरक्राफ्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ब्लू नेवी एक्वायर करना चाह रहा है, क्या ग्लोबल एस्पायरेशंस हैं उनकी। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान आर्मी, देखें, अगर पाकिस्तान आर्मी ये करना चाहती है जो आपकी बात है, मैं तो इस चीज़ पे यकीन नहीं करता, लेकिन ये समथिंग, इनके ग्राउंड्स नहीं होते हैं इनके पीछे। हुकूमतें भी तो हैं ना, सिर्फ फौज तो नहीं है, स्टेट होती है ना, स्टेट भी डिसीजन लेती होती है, यही उस तरफ भी है। हम देखें बार बार कौन है, अभी लेट्स आपने सवाल कर दिया तो बार बार कौन कहता होता है कि आए इसको बायलैटरली से नहीं ट्रायलैटरली इसको रिजॉल्व करते हैं? कौन कहता है? ये पाकिस्तान कहता है ना। जब पाकिस्तान कहता है तो आ जाए, तीसरी पार्टी को ले आए ना, थर्ड ग्लोबल पावर्स को एंगेज कर लें ना, रशिया को एंगेज कर लें, अमेरिका को एंगेज कर लें, चाइना को चलें। चाइना तो उनका इंडियन का वो क्या कहते हैं फेवरेट नहीं होगा। लेट्स गो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेट्स गो टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर एक बड़ी डिबेट हो जाए, एक ग्रैंड डिबेट करवा लें, जिस तरह ग्रैंड डिबेट होती नहीं है पहले भी, इधर भी एक ग्रैंड डिबेट करवा लें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जहां तक आपने बात की यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की, तो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के ऊपर इंडिया कौन सा अमल कर रहा है जो मैं अमल करना शुरू कर दूं? बड़ी सिंपल सी बात है ना। आप कहते हैं जी पाकिस्तान फौज वहां से निकल जाए, पाकिस्तान फौज वहां से निकल जाए, कल इंडिया इनकारी हो जाए, कौन उसकी गारंटी देगा? आप देने को तैयार हैं? मैं तो नहीं मान सकता। यूएन देगी? नहीं देगा। अमेरिका देगा? नहीं देगा। तो फिर
कौन गारंटर आएगा? कोई गारंटर है बीच में? यूनाइटेड नेशन की गारंटी कौन समझता है? यूनाइटेड नेशन को तो इस्तेमाल किया जाता है बतौर टूल। लेकिन सर जब अफगानिस्तान उसमें पे लिखा सर अफगानिस्तान जब पर हमला जी देखो ना, अफगानिस्तान पर हमला करना है तो यूएन को इस्तेमाल करें, सिंपल सी बात है। सैंक्शन करनी है, यूएन को इस्तेमाल करें। यूएन इज नॉट एन इन्फोर्स, जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका यूएन। अगर करवा सकता तो इन 70 सालों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा लेता, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम मसला हल करना चाहते हैं या नहीं हल करना चाहते हैं, इशू ये है। नहीं ठीक है, सर, मैं तो सिर्फ ये हाँ, कह रही हूँ जो उसमें लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ तो यही है उन्होंने कि जी पाकिस्तान लिखा तो इलाका खाली और भी, करना। आरजू जी उसमें और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसके ऊपर दोनों ने। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान ने जो जितना मदरसों पर ध्यान दिया था और जो इस्लाम के नाम पर लोगों को कट्टरता परोसी थी, उसी का नतीजा आज यह है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं है। और कोई कंपनियां पाकिस्तान में जाकर अगर अपना बिजनेस सेट करना भी नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कोई उनको ग्राहक भी नहीं मिलेंगे कि जिनसे वह अपना ग्रोथ कर सके। और दूसरी तरफ दोस्तों, इंडिया में कोई भी अगर आए तो हर किसी को एक बड़ी मार्केट मिलती है। तो इंडिया में हर तरह की नई टेक्नोलॉजी अब दुनिया में सबसे पहले नज़र आ रही है। तो दोस्तों इसी के पर पाकिस्तानी मीडिया भले ही आए दिन चर्चा करता रहता हो, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में अब काफ़ी पिछड़ चुका है। तो दोस्तों हम पाकिस्तानी मीडिया के इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।